डियर एस्पायरेंट्स, हमारी साइंस की पूरी प्लेलिस्ट बन रही है और अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल पर अभी देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आपका एक लाइक मुझे करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए और प्रेरित करता रहेगा। तो आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहे, इसी आशा के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस टॉपिक में आपके जो 9th क्लास में और जो आप जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो आज का टॉपिक होने वाला आप लोग आज बोर्ड पर देख पा रहे होंगे न्यूटन के गति के नियम। सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा कि ये गति के नियम के बारे में आज बात चलने वाली है। न्यूटन ने गति से संबंधित कुछ नियम दिए थे, ठीक है ना। तो उन नियम को ही आज मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि आप इससे रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूजन होकर दूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन रख कर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो आप उनको ज़रूर बनाते रहिए। और ये नोट्स बनाने का मन नहीं है तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड और स्किप करके आगे चलकर आप उसके स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहिए, ठीक है ना। लेकिन स्किप बाद में करिएगा, पहले आप इस वीडियो को पूरा देख डालिए, उसका जब स्क्रीनशॉट लीजिएगा उसके बाद आप स्किप कर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो गति, न्यूटन ने गति से रिलेटेड नियम जो बनाए। अब गति से रिलेटेड अर्थात जब भी कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा होता है, कोई मोशन कर रहा होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हो रही होती हैं, उनको समझा था न्यूटन ने। और उन समझी हुई चीज़ों को उन्होंने नियमबद्ध तरीके से हम सभी लोगों के सामने पेश किया। तो न्यूटन ने गति के कितने नियम बताए हैं? गति के इन्होंने 3 नियम बताए। न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए हैं, जिसमें जो फर्स्ट लॉ, जो पहला नियम क्या कहता है, न्यूटन का जो गति का पहला नियम है, उस नियम को हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने भी स्टडी किया था, इसलिए इस जड़त्व के नियम को गैलीलियो का लॉ भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ गैलीलियो बोथ आर सेम थिंग्स। तो जो फर्स्ट लॉ होता है वो लॉ ऑफ जड़त्व अर्थात इनर्शिया, जड़त्व अर्थात इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको जड़त्व या जड़ता का नियम भी कहते हैं। क्या होता है इनर्शिया? जड़त्व आप तो फर्स्ट नियम तो तब समझोगे जब आप जड़त्व के बारे में समझोगे। जड़त्व किसी भी वस्तु की विरामावस्था या उस वस्तु की गति की अवस्था ही जड़त्व होती है। सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे कहूँ आपकी तरफ एक भारी भरकम ट्रेन चली आ रही है, ठीक है, तो जब वो भारी भरकम ट्रेन चली आ रही है, उस भारी भरकम ट्रेन की प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बताऊं। वो एक भारी भरकम जो चीज़ है वो भारी भरकम मास है, उसका द्रव्यमान है, अर्थात उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। वो ट्रेन है, उस ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो आपकी तरफ चली आ रही है। तो वो एक जो ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मास है और वो चल भी रहा है, मूव कर रहा है, तो मैं इस चीज़ को क्या कहूँगा, उस ट्रेन में जड़त्व है। कौन सा वाला जड़त्व है? चलने वाला जड़त्व है, ठीक है। वो कौन सी अवस्था उसकी हो रही है? वो गति की अवस्था है। तो जड़त्व 2 प्रकार का होता है। एक तो गति का जड़त्व होता है, मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है पोजीशन, ठीक है, या यदि वो विराम अवस्था में है, ठीक है ना, पोजीशन या विराम अवस्था में। एक उसकी गति की होती है और एक उसकी स्थिति की पोजीशन होती है, जड़त्व होता है। यदि वो ट्रेन आपकी तरफ चली आ रही है तो उस ट्रेन को आप देख रहे हैं, उसका मास बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी ट्रेन है, वेट भी बहुत ज़्यादा होगा, भार बहुत स्पीड से चली आ रही है। मान लीजिए उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली आ रही है। उसी प्रकार से आपके पास एक पंख है, पंख, फेदर, वो भी 100 किलोमीटर की स्पीड से चला आ रहा है, लेकिन उस पंख की प्रॉपर्टी क्या? उसका मास बहुत कम है, बहुत ही कम मास है। या पंख की जगह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, साइकिल का। साइकिल भी 100 की स्पीड से चली आ रही है। अब आप ये बताइए, उस
ट्रेन को जिसका मास बहुत ज़्यादा है और उस साइकिल को जिसका मास बहुत कम है, किस चीज़ को रोकना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा? बताइए। साइकिल को रोकना आपके लिए बहुत आसान होगा। क्यों? देखिए, स्पीड तो दोनों की उतनी ही है, लेकिन साइकिल का मास कम है, इसलिए आप उसको आसानी से रोक सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि जिसमें ज़्यादा मास होता है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, उसमें जड़त्व भी ज़्यादा होगा। अर्थात जड़त्व या तो उसकी गति बहुत ज़्यादा होगी, या तो उसमें गति का जड़त्व ज़्यादा होगा, या उसमें स्थिति का जड़त्व ज़्यादा होगा। अब यदि वो ट्रेन आपकी तरफ चली आ रही है तो उसमें चले आने का जड़त्व बहुत ज़्यादा है, आप उसको रोक धीमे धीमे पाएंगे या शायद ना भी रोक पाएं। और यदि वही ट्रेन रुकी हुई है यानी कि वो अपनी स्थिति में है, यानी कि स्थिति का इनर्शिया है, स्थिति का जड़त्व है, तो उस ट्रेन को आपको चलाना बहुत मुश्किल होगा धक्का मारकर। तो जिस चीज का मास ज्यादा होता है उसमें जड़त्व भी ज्यादा होता है। अर्थात मास जो होता है, मास और जड़त्व में, इनर्शिया में सीधा सीधा संबंध होता है। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। अर्थात जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, और जिसका जितना कम मास होगा उसका उतना ही कम इनर्शिया होगा। ठीक है? अर्थात एक बड़े मास को रोकना, बड़ा मास चला आ रहा है तो उसको रोकना, या बड़ा मास रुका है उसको चलाना बहुत कठिन है। एक और एग्जांपल लेता हूं। एक आपके सामने पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा चट्टान एक तरह से रखी हुई है। उस चट्टान को आपके लिए, स्वयं के लिए धक्का मारना बहुत ही असंभव सा काम है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका मास ज़्यादा है और उसमें जड़त्व, कौन सा वाला जड़त्व है? वो रखा हुआ है, एक जगह पर स्थिर है, स्थिति का जड़त्व है। ठीक है? तो स्थिति का जड़त्व है उसमें, वो जड़ा हुआ है, मतलब वो अपनी जो उसकी पोजीशन है उससे हिलना नहीं चाहता। जड़त्व का मतलब जड़, बिल्कुल ठाना हुआ, ठान लिया। कहते हैं ना कि यदि कोई चीज़, अगर आप कोई काम कर रहे हो, यदि आप किसी गति में हो या आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपने ठान लिया आपको कोई रोक नहीं सकता, तो कोई नहीं रोक सकता। आप जड़त्व में हो। कौन सा वाला जड़त्व है? आप गति के जड़त्व में है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और यदि आप बैठे हुए हो और आपसे कोई कह रहा हमसे कोई काम करा ही नहीं सकता, तो आपने ठान लिया, आप बिल्कुल जड़े बैठे हो वहाँ पर। तो जड़त्व का मतलब अपनी स्थिति में बने रहना। यदि आप गति की स्थिति में हैं तो गति में ही बने रहेंगे, आपने ठान लिया है। यदि आप अपने एक स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में ही बने रहेंगे, यदि आपने ठान लिया है। ठानना मतलब इनर्शिया, बिल्कुल। अब आपको कोई हिला डुला नहीं सकता है अपनी स्थिति से। ठीक है ना? अपने कार्य व्यवहार से। वही सेम टू सेम जो चीज़ होती है साइंस में भी लगती है। साइंस में अगर आपको हेडिंग समझ में आ गई तो उसके अंदर के फंडामेंटल्स आपको सारे क्लियर हो जाते हैं। तो जिसकी गति, जो चीज़ गति में है, ठीक है, अर्थात उसमें गति का जड़त्व है, वो गति में ही है, उसका मन है गति में रहने का। जो चीज़ रुकी हुई है उसका मन है रुकी होने का, इसलिए वो रुकी हुई है। अच्छा, कब तक रुकी रहेगी या कब तक वो चीज़ चलती रहेगी? जब तक उस पर हम कोई बल ना लगाएं, बाह्य बल ना लगा दें। जैसे कोई एक बॉल है, बॉल को मैंने रख दिया, अब बॉल ठान के बैठी है कि हम यहीं बैठे रहेंगे। ठानना मतलब जड़त्व में है, बैठी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है, चल नहीं रही है, अर्थात उसमें स्थिति का जड़त्व है। ठीक है ना? तो दूसरे प्रकार का जो स्थिति का जड़त्व होता है वो जड़त्व में तो है, लेकिन किस प्रकार से है? वो स्थिर अवस्था में, इसलिए उसमें स्थिरता का जड़त्व है। ठीक है? अब मैंने कहा कि अब इनके ये जो ठान के बैठी है बॉल, इसको हमको हिलाना डुलाना है, इसको बिल्कुल जो जड़ी बैठी है, जो ठान के बैठी, इसकी हमको हटाना है इसको यहाँ से। तो क्या करेंगे? आप इसको धक्का मारेंगे या फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है? फोर्स लगाएंगे। अब देखिए, ये बॉल है, इसमें कुछ ना कुछ मास है, इसको यहां से हटाकर यहां ले जाना है, इस बॉल को यहां रखना है। ठीक है? यानी कि इस अवस्था से हम, यानी कि जो इसकी अवस्था थी, ये स्थिर अवस्था में थी, हमको इसको दूसरी यानी कि गति की अवस्था में ले जाना था। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा? बाह्य बल लगाना पड़ा। अब गति की अवस्था में क्या करते हैं?
पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेट करते हैं, कोई चीज़ रुकी हुई होती है इसको एक्सेलरेट करके हमको उसकी गति बढ़ा देनी होती है। तो मैंने क्या किया, किसी भी मास को, बॉल का मास था उसको हमने एक्सेलरेट कर दिया। क्या लगाकर? मास और एक्सेलरेट। हम कैसे कर सकते हैं मास को एक्सेलरेट? फोर्स की वजह से। अर्थात हम ये कहेंगे फोर्स क्या होता है, किसी भी मास को जब आप एक्सेलरेट कर देते हैं, अर्थात हमने क्या उस पर कर दिया, हमने उस पर फोर्स लगा दिया। तो इसी पहले नियम से F बराबर ma जो होता है निकलकर, मतलब बल की परिभाषा, हमको बल की परिभाषा मिल जाती है, ठीक है ना। बल क्या होता है, जो किसी भी चीज को, जो किसी, मैं यहां पर F बराबर ma नहीं मिला, यहां पर मुझे बल की डेफिनेशन मिल गई। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं। मुझे ये पता चल गया कि मुझे इस चीज को यहां से, जो रुकी हुई चीज है, इसको मुझे गति की अवस्था में लाना है, मुझे इसको चलाना है। तो कैसे चला पाएंगे? आप कुछ इसको बल लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले नियम से हमें बल की परिभाषा का ज्ञान हो जाता है। तो पहला नियम क्या करते हैं, क्या बोलता है पहला नियम, कि यदि कोई वस्तु चल रही है अर्थात गति में है, तो वो गति में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल उल्टा लगाओगे तभी तो आप रोक पाओगे। कोई चीज चल रही है तो उसके अगेंस्ट आप उसको रोकोगे, ट्राई करोगे, ठीक है ना, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, फोर्स ना लगाया जाए। और दूसरा कंडीशन क्या कहते हैं, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है अर्थात स्थिर है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि हम उसको बाह्य बल लगाकर पुश ना करें या चलाएं ना, ठीक है ना। तो यहां पर भी बल काम करेगा। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो वो उसी अवस्था में रहने का प्रयास करेगी। और कब तक प्रयास करेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, ठीक है ना। बाहरी बल, मैंने आंतरिक बल की बात नहीं करी है, आंतरिक बल अलग होते हैं, बाह्य बल अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जड़त्व का पहला नियम यही है और यहीं से हमको बल का जो बल की परिभाषा हमको इसी वाले फर्स्ट लॉ से मिलती है। ध्यान रखने की बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब किसी का मास ज़्यादा होता है तो उसका जड़त्व कितना होगा। भैया जड़त्व भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। यदि कोई ज़्यादा भारी चीज़ जो है रुकी बैठी हुई है तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। और यदि कोई हल्की सी चीज़ रुकी बैठी है उसको चलाना आसान होगा, ठीक है ना। तो जड़त्व में परिवर्तन करना भारी चीज़ में मुश्किल होता है और हल्की चीज़ में आसान होता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम जो कहता है, सेकंड लॉ जो न्यूटन भाई साहब ने दिया था, उन्होंने क्या कहा था कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है, संवेग परिवर्तन अर्थात जो डेल्टा पी संवेग परिवर्तन की दर अपॉन टाइम, वो किसके समानुपाती होती है, बल के, यही बताता है। और हमको यहीं से F बराबर ma की जो फार्मूला होता है बल का, हमको यहाँ से मिलता है सेकेंड वाले रूल से। तो क्या कहता है, संवेग क्या होता है, पहले तो संवेग समझ लीजिए। जैसे मैंने इसमें आपको जरा तो बताया था, इसमें क्या बताया मैंने आपको, इसमें संवेग बता रहा हूं। संवेग क्या होता है, तब तो आप संवेग परिवर्तन समझेंगे। संवेग अर्थात जब कोई मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है। जब भी मैं कोई चीज़ कहूँ, चीज़ अर्थात वो मैटर है और मैटर में मास तो होता ही है। तो जब कोई चीज़ है अर्थात उसका एक मास है, वो किसी न किसी एक द्रव्यमान से बनी हुई है। उस मास को अगर हम कुछ गति प्रदान कर दें, गति मतलब वेलोसिटी, वेग प्रदान कर दें, तो उसी चीज़ को हम लोग संवेग कह लेते हैं। संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं। संवेग को इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर, जब हम किसी मास को चला दें,
ठीक है ना। तो जब किसी मास में हम वेग दे दें तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम। जब किसी मास को वेग अर्थात मास और वेग के प्रोडक्ट को, उत्पाद को या गुणनफल को या गुणा को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं, मोमेंटम। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन खूब आता है पी का फार्मूला लिखने को, पी बराबर mv होता है, पी इक्वल टू mv। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ उसी से फार्मूला मैंने क्रिएट किया है, ठीक है ना। हालांकि लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला बताते हैं फिर डिफिनीशन बताते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, हमेशा आप ध्यान रखिए, जैसे अगर आपको F बराबर ma देखना हो तो क्या आप कहेंगे, मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट लेने का मतलब उसका कुछ ना कुछ मास होगा पक्का, और उसमें मैंने एक्सेलरेट कर दिया, उसको एक्सेलरेट कर दिया, अर्थात तभी तो हमको बल मिला, F इज इक्वल टू m इंटू ए। उसी प्रकार से P बराबर m इंटू वी, मास को गति प्रदान कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर होता है। अब स्ट्राइकर एक मास है, उसमें वजन है, कुछ ना कुछ मास होगा, वजन अलग चीज़ है, वजन और मास का मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो उस कैरम बोर्ड के, ये कैरम बोर्ड आपका बना हुआ है, इसमें एक स्ट्राइकर रखा हुआ है, इसमें आप क्या करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर अलग कॉइन्स रखे हुए हैं 2-3, तो आप क्या करते हैं, कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर में आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये मास है, ये एक मास है, इस मास को जब आप यहाँ से अपने उंगलियों से, अपने फिंगर से ऐसे मारते हैं तो क्या हुआ, जब ये फिंगर इसमें टच हुई तो ये इसमें वेग आ गया और ये चलना शुरू कर जाता है, ठीक है ना। तो क्या किया, आपकी उंगली ने इस पर क्या काम किया, आपकी उंगली ने इसको क्या दे दिया, संवेग दे दिया। संवेग कह दो या कह दो हमने इस मास को वेग दे दिया, ठीक है ना। संवेग मतलब मास को वेग दे देना ही संवेग कहलाता है, ठीक है। तो हम इसको P कह देंगे। तो P आपकी उंगली में था, आपकी उंगली ने बहुत जोर से इसको स्ट्राइक किया, जितनी जोर से किया उतनी ज़्यादा संवेग, बहुत जोर से स्ट्राइक किया और वो सारा मोमेंटम या सारा संवेग जो है इसके पास चला गया, और जब ये सारा इसके पास चला गया तो ये पूरी तरह से स्ट्राइकर आगे भागने लगा। अब जब स्ट्राइकर आगे भागा तो इस स्ट्राइकर ने अपना संवेग इसको ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद फिर इससे जब ये हिट हुआ तो इसके पास संवेग पहुंच गया, इसने अपना संवेग इसको दे दिया। तो इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह संवेग ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। ओके, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोगों ने समझा संवेग को। संवेग किसी भी मास को वेग दे देना संवेग कहलाता है। अब जो जितनी देर में संवेग एक जगह से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है उसकी जो दर होती है जितने समय में, उसी को हम लोग संवेग परिवर्तन की दर कहते हैं। पहले संवेग कितना था, अब संवेग कितना है, तो संवेग में परिवर्तन हुआ, और कितने समय में संवेग में परिवर्तन हुआ, तो इसी समय के साथ साथ हम इसको बोलते हैं संवेग परिवर्तन की दर। तो ये संवेग परिवर्तन कितने फास्ट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मुझे इस स्ट्राइकर से इस कॉइन में मारना है, तो जितनी तेजी से मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी तेजी से ही तो ये संवेग परिवर्तन इसमें करेगा जाकर, ठीक है ना। तो जितना तेजी से मैं मारूंगा, अर्थात जितना तेजी से मैं फोर्स लगाऊंगा अपनी फिंगर पे, उतनी तेजी से फिंगर स्ट्राइकर में स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइकर जाकर आगे इसमें टकरा जाएगी। अगर मैं फिंगर को बहुत धीमे से स्ट्राइक करूं तो संवेग परिवर्तन बहुत ही धीमे होगा। अगर मैं तेजी से स्ट्राइक करूं या ज्यादा फोर्स लगाऊं तो ज्यादा अच्छे से संवेग में परिवर्तन होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ही ज्यादा संवेग परिवर्तन होगा जल्दी, और जितना कम फोर्स लगाऊंगा उतना ही देर में संवेग परिवर्तन होगा। तो अर्थात ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यदि एक चीज ज्यादा है तो दूसरी भी चीज ज्यादा है, यदि एक चीज कम है तो दूसरी भी चीज कम है। तो जब भी कोई चीज समानुपाती होती है तो हम लोग उसमें समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा संवेग परिवर्तन होगा, ठीक है। तो जब आगे इसको हम डिराइव करते हैं तो हमारा F इक्वल टू ma का फार्मूला निकल कर आता है। ये डेरिवेशन नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि मैं सतही क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी करा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा फिजिक्स के अंदर नहीं डीप में जाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा हो गया सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ आपका एक्चुअली ये है, संवेग परिवर्तन की दर फोर्स के अर्थात बल के समानुपाती होती है। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ
बोलता है कि देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है ना, हमेशा एक किसी भी जो कोई भी अगर आप एक्शन करते हैं तो उसका एक रिएक्शन भी उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आपके तरफ भी लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, अब देखिए आपके सामने बहुत अच्छी एक कंडीशन में पुटअप करने वाला हूँ। नॉर्मली फिजिक्स की किताब में क्या पढ़ाया जाता है कि जितनी तेजी से अगर आपने गोली चलाई, बंदूक चलाई, तो बंदूक में जितनी तेजी से बुलेट आगे निकलती है, गोली आगे निकलती है, उतना ही झटका आपको पीछे भी लगता है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा सिस्टम बताया जाता है, लेकिन लोग इसको समझने में गलती कर देते हैं। देखिए होता क्या है, अब यहीं पर मैं एक थप्पड़ का एग्जाम्पल ले सकता हूँ। आपका है हाथ, दूसरे का है गाल। जब आपने उसको थप्पड़ मारा तो उतने ही फोर्स से आपके हाथ पर भी स्ट्राइक हुआ होगा, लेकिन आप कहते हो सर लगी तो चोट उसको ज़्यादा, मेरे हाथ को तो लगी नहीं। बस यहीं पर आप धोखा खा जाते हो। धोखा ये खाते हो, देखिए फोर्स तो जितना आपने उसको मारा उतना ही आपको बैक भी हुआ, लेकिन आपको कम लगा किस पर डिपेंड करता है? आपके ब्रेन पर। आपका ब्रेन, देखिए हाथ की जो खाल होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है और गाल की जो खाल होती है बहुत ही मुलायम होती है, तो उसकी फीलिंग ज़्यादा होगी, आपकी फीलिंग कम होगी। फीलिंग कौन? ब्रेन से। लेकिन जो फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशि है वो तो दोनों में भेदभाव नहीं कर रही है। वो जितना फोर्स गोली पर लगाएगी उतना फोर्स आप पर भी लगाएगा, ऑपोजिट, उतना ही, इक्वल एंड ऑपोजिट। और जितना आप किसी को स्लैप करेंगे उतना ही तेजी से आपके हाथ पर भी फोर्स का इफेक्ट होगा, लेकिन उस इफेक्ट की फीलिंग कितनी आपके ब्रेन में आ रही है वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा बहुत ही कम फोर्स से थप्पड़ एक बच्चे के लगाऊं, इतना छोटा सा, ठीक है ना, ऐसे ही प्यार में, तो वो उतना भी उसके लिए काफ़ी होता है। लेकिन इतना छोटा सा थप्पड़ नॉर्मल किसी वयस्क इंसान के टच किया जाए, मारा जाए, तो उसके लिए वो ना काफ़ी होता है, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ का होता है। तो कहने की बात ये है कि आप उतने ही फोर्स से दोनों लोगों को मार रहे हैं, लेकिन एक की फीलिंग ज़्यादा है, एक की फीलिंग कम है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि फोर्स कम लगा, थप्पड़ मारने में आपके हाथ पे फोर्स कम लगा, उसके गाल पर ज़्यादा फोर्स लगा, फोर्स बराबर ही होता है। तो जो थर्ड लॉ क्या कहता है कि यदि कोई एक्शन हो रहा है तो उसके ऑपोजिट साइड में एक रिएक्शन भी हो रहा होगा, और जिस फोर्स से एक्शन हुआ उसी फोर्स से बैक साइड में आपको रिएक्शन भी पता चलेगा। वो अलग चीज़ है कि किसी को कितनी फीलिंग आ रही है, किसी को कितनी फीलिंग आ रही है। तो फीलिंग अलग चीज़ है, लेकिन भौतिक राशियों की जो मापन है वो अलग चीज़ है। तो दोस्तों जो 3 नियम थे न्यूटन के, मैंने आपको समझा दिए हैं, जिसमें पहला नियम जड़त्व का था। जड़त्व का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है या विरामावस्था में, तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई हम बाहरी बल ना लगाएं। दूसरा नियम क्या कहता है? जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो फोर्स के समानुपाती होती है, अर्थात कि जितना ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा संवेग परिवर्तन होगा, और जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना देर में संवेग परिवर्तन होगा। इसीलिए दोनों समानुपाती होते हैं। और यहीं से P बराबर mv को मैंने संवेग को आपको बताया कि संवेग क्या होता है। जब किसी मास को हम चला देते हैं, वेग दे देते हैं, तो उसको हम संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कैरम बोर्ड का दिया, स्ट्राइकर में स्ट्राइक किया, इसको हमने चला दिया, ठीक है ना, तो इसको चलाया अर्थात इसमें संवेग दे दिया, या तो हम इतना कह दिया इस मास को चला दिया, इसमें संवेग दे दिया। अब इसने इसको चला दिया, इसने स्ट्राइक किया तो इसको चला दिया, तो इसने इसको संवेग दे दिया, तो जितना संवेग इसके पास था इसने अपना उसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, तो ये संवेग ट्रांसफर हो गया। वो एक रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, में आगे आपके लिए लेकर आऊँगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही ईजी है, कन्फ्यूज होते हैं लोग। फिर थर्ड लॉ क्या बताया कि जब भी कोई एक्शन होता है तो जिस फोर्स से आपके द्वारा एक्शन किया गया उसी फोर्स से एक्शन आपके ऊपर रिएक्शन भी करता है, ठीक है ना। जैसे कि बंदूक की गोली का चलना, गोली आगे जाएगी तो झटका आपको पीछे की ओर लगता है, क्लियर है। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा तो उसको भी, उसका गाल पे भी इफेक्ट पड़ा और आपके हाथों पर भी इफेक्ट पड़ा, वो अलग चीज़ है। फीलिंग कम होगी किसी को, फीलिंग किसी को ज़्यादा होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो न्यूटन की गति के जो नियम वाले वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सहपाठी उनको शेयर जरूर कर दें, और उनको ये बताएं कि देखिए आपको कितने अच्छे समझ में आ गया, और आपको समझ में नहीं आया तो आप भी इसको समझ लें, वीडियो देख लें, और अगर आपको जरूर अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। और सब्सक्राइब हैं
अगर आपने नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।